श्री सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका मानवेंद्र गहलोत। आप मेरे से अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे। जो आपकी बुक है अर्थशास्त्र, ये दो पार्ट में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। हम पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रारंभ करेंगे। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आप जानें कि अर्थशास्त्र क्या है, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, इसकी दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो आपकी अर्थशास्त्र है ये दो पार्ट में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। जो आपकी नंबर 1 बुक है वो माइक्रो है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और जो नंबर 2 बुक है वो है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बात आती है व्यष्टि शब्द क्या है, समष्टि शब्द क्या है, इनसे आप परिचित हो पहले, उसके बाद हम इस पुस्तक को प्रारंभ करेंगे। तो व्यष्टि का मतलब क्या है? व्यष्टि यानी माइक्रो। माइक्रो मीन्स, माइक्रो शब्द आया कहाँ से है? सबसे पहले तो ये देखो, माइक्रो शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा में एक शब्द है, वो शब्द है माइक्रोज। इस शब्द से ये माइक्रो निकला है। माइक्रोज का अर्थ है, माइक्रोज का क्या अर्थ है? सूक्ष्म या छोटा, यानी सबसे छोटा रूप या सूक्ष्म रूप। जब हम अर्थशास्त्र को सूक्ष्म पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को डीपली पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की एक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्म के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मान लीजिए ये पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसमें ये बहुत सारी आर्थिक इकाइयां हैं, इनमें से किसी एक इकाई को मैं पढ़ रहा हूँ, एक इकाई का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके आर्थिक व्यवहारों को समझ रहा हूँ, तो मैं डीपली जा रहा हूँ, यानी मैं सूक्ष्म अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का अर्थ क्या है? ये भी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, माइक्रोज, मैक्रोज से निकला। मैक्रोज का अर्थ है बृहद। मैक्रोज का अर्थ क्या है? बृहद या व्यापक, यानी ये विस्तृत रूप से अध्ययन करता है, यानी अपने अध्ययन में ये समग्र को शामिल करता है। ये यूं कहें कि अगर हम पूरे समग्र का अध्ययन करें तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम समष्टि में जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को मैं अगर कहूँ कि ये बहुत सारी फर्में हैं, अब मेरे अध्ययन में इस अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयां सम्मिलित हैं, यानी मेरा जो क्षेत्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, तो मैं समष्टि अर्थशास्त्र में हूँ। यानी मैं किसका अध्ययन कर रहा हूँ? समष्टि का अध्ययन कर रहा हूँ। समष्टि का मतलब है समग्र का अध्ययन, व्यष्टि का मतलब है चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन। एक अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की अगर हम कुछ चुनी हुई इकाइयों को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं तो हम व्यष्टि में हैं, और अगर हम संपूर्ण को शामिल करते हैं तो हम समष्टि में हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण दे देता हूं। ये मेरे सर है, मेरे सर में ये जो हेयर है, बाल है, सर के जो ये बाल हैं, अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बाल को अपने अध्ययन में शामिल ले रहा हूं, कर रहा हूं, तो मैं माइक्रो, यानी उस बाल का रंग कैसा है, आकार कैसा है, थिकनेस है, कितना थिक है या कर्ली है, किस प्रकार का बाल है, उसकी बनावट क्या है, अगर मैं अपने सर के एक बाल का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं व्यष्टि में हूं, और अगर मैं संपूर्ण सर के पूरे बालों का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं समष्टि में हूं। व्यष्टि और समष्टि को मैं एक और उदाहरण से ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। मान लीजिए ये कोई जंगल है, इस क्षेत्र में जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं,
कोई आम का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, कोई शीशम का पेड़ है, कोई बबूल है, कोई नीम है, कुछ झाड़ियाँ भी है। ठीक है ना। ये खूब सारे पेड़ है, ये पूरा जंगल है। ये क्या है? जंगल है। अगर मैं इस जंगल का किसी एक भाग, एक हिस्सा या किसी एक पेड़ का अध्ययन करता हूं, मान लीजिए मैं करता हूं अध्ययन किसी एक इकाई का। ये एक पेड़ है, मैं इस एक पेड़ का अध्ययन कर रहा हूं। मेरे अध्ययन में क्या शामिल है? केवल एक पेड़, पूरा जंगल शामिल नहीं है। तो इस एक पेड़ की मैं अगर देखूं, ये हरा है या फलदार है, क्या ये सूखा है, इस पेड़ की बनावट कैसी है, पत्तियों का रंग कैसा है, पत्तियों की बनावट कैसी है। यानी मेरे अध्ययन में केवल एक पेड़ है, बाकी पेड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने अध्ययन में केवल मात्र एक इकाई को शामिल कर रहा हूं। उस इकाई के आर्थिक व्यवहारों को देखना व्यष्टि अर्थशास्त्र है। उसी प्रकार इस जंगल के एक पेड़ को मैं अपने अध्ययन में शामिल कर रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं माइक्रो, ये व्यष्टि है। और अगर मैं संपूर्ण जंगल का अध्ययन कर रहा हूं, मान लीजिए ये पूरा जंगल है, इस जंगल में ये इतने सारे पेड़ है, खूब सारे पेड़ है, मेरे अध्ययन में इन सभी पेड़ों को शामिल है। कितने पेड़ इस जंगल में सूखे हुए हैं, कितने हरे हैं, कितने फलदार हैं। अगर मैं इस तरीके से अध्ययन कर रहा हूं, यानी संपूर्ण जंगल का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जंगल मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, ये पूरी अर्थव्यवस्था है। इसमें एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक इकाइयां होती है, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, खूब सारे उत्पादक होते हैं, खूब सारी फर्में होती है, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। तो अगर मैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने अध्ययन में शामिल कर रहा हूँ, सभी इकाइयों को अपने अध्ययन में शामिल कर रहा हूँ, तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं मैक्रो में जा रहा हूँ, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में जा रहा हूँ। और अगर मैं जंगल के किसी एक हिस्से का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं माइक्रो हूं। उसी प्रकार ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था की मैं कुछ इकाइयां, एक इकाई या कुछ चुनी हुई इकाइयों को अपने आर्थिक, उन इकाइयों के आर्थिक व्यवहारों को अपने अध्ययन में शामिल कर रहा हूं, तो मैं माइक्रो में जा रहा हूं। पूरे अर्थव्यवस्था को अपने अध्ययन में शामिल नहीं कर रहा हूं, उस अर्थव्यवस्था के किसी एक हिस्से को अपने अध्ययन में शामिल कर रहा हूं, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, या मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हूं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो और मैक्रो की प्रकृति अलग अलग है। मैक्रो की प्रकृति वृहद है, व्यापक है। मैक्रो अपने अध्ययन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करता है। तो जो आपकी अर्थशास्त्र की जो सेकंड बुक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र, आप इस पुस्तक में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके वृहद रूप को पढ़ेंगे, और उस अध्ययन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था शामिल होगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार भी उसमें शामिल होंगे। उसी प्रकार अगर आपकी पहली बुक जो मैं आज प्रारंभ करने वाला हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं करेंगे, उस अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का अध्ययन करेंगे। हम एक फर्म का अध्ययन कर सकते हैं, हम एक उपभोक्ता के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, एक उपभोक्ता की बचत, एक पर्टिकुलर किसी एक फर्म का विनिमय, और इस तरीके से किसी एक हिस्से, एक इकाई के आर्थिक क्रियाकलापों को अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं, तो हम माइक्रो में, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है, आप सबसे पहला ही चैप्टर जो है माइक्रो की, ये बुक की विषय सूची आपके सामने है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसकी जो विषय सूची है बुक की, पहला पार्ट जो है वो परिचय को लेकर है। एक सामान्य अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं उसको आज हम देखेंगे, और उसके बाद हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को लेने वाले। तो जो ये आपका पहला चैप्टर है परिचय को लेकर, इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सरल तरीके से आपको नोट्स में बनाया है, उसको लेते हैं। तो सबसे पहला जो बात आती है, अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्या होता है, वितरण क्या होता है, विनिमय क्या होता है, और उपभोग क्या होता है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपने इनके बारे में पढ़ा है। तो उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस सामाजिक विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम कहेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को विभिन्न तरीकों से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है।
अर्थशास्त्र जो शब्द हैं वो संस्कृत के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र इनसे मिलकर बना है। अर्थ का मतलब होता है धन, यानी धन का शास्त्र, अगर यूं कहे तो धन का शास्त्र। हालांकि केवल अर्थशास्त्र धन का शास्त्र नहीं है, ये संकुचित परिभाषा है। इसे जो सबसे प्रारंभिक अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को मात्र धन का विज्ञान ही माना है, धन का शास्त्र ही माना है और धन तक ही अर्थशास्त्र को शामिल किया है। तो ये कहना गलत होगा कि अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषाओं का खंडन करते हुए अर्थशास्त्र की और ज्यादा व्यवहारिक और परिष्कृत परिभाषा दी है। तो जो पहला जो बात आती है, अर्थशास्त्र के जो प्रारंभिक अर्थशास्त्री जिन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन का शास्त्र ही माना है। तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों यानी अर्थ और शास्त्र इनसे मिलकर बना है। अगर मैं अर्थ और शास्त्र को जोड़ दूं तो अर्थशास्त्र बनेगा। अर्थ का अर्थ है धन, अर्थात धन का शास्त्र या धन का अध्ययन। तो किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। हम किसी भी विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उस विषय का शास्त्र कहेंगे। यानी अगर हम धन का अध्ययन कर रहे हैं तो हम धन का शास्त्र कह सकते हैं, हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इतिहास का शास्त्र कह सकते हैं, हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो हम समाज शास्त्र कह सकते हैं। तो शास्त्र का अर्थ होता है किसी भी विषय का जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसका क्रमबद्ध ज्ञान, वो शास्त्र कहलाता है। और हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसको आगे जोड़ दो। तो अगर हम धन का अध्ययन कर रहे हैं तो धन का शास्त्र यानी अर्थशास्त्र। इसीलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है और इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। बात आती है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर। तो देखो, एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र को प्रारंभिक रूप से अर्थशास्त्र को जिन्होंने परिभाषित किया वो एडम स्मिथ थे, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र कैसा है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी केवल अर्थशास्त्र धन का ही अध्ययन करता है। इनकी जो पुस्तक थी 1776 में एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा भी दी है। तो अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को अगर मोटे रूप से हम बांटें, आपने कक्षा 11 एनसीईआरटी उसमें आपने इसको विस्तृत रूप में पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को धन प्रदान परिभाषाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, कल्याण प्रदान परिभाषाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, सीमितता प्रदान परिभाषाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास से रिलेटिव बात भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने कही है और अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित किया है। और आवश्यकता विहीनता यानी प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा में हमने देखी थी, जे.के. मेहता, इन्होंने तो अर्थशास्त्र को क्या कहा है? आवश्यकता विहीनता की स्थिति में। हालांकि ये थोड़ा विचित्र है, आवश्यकता विहीनता की स्थिति में अगर मानव चला जाएगा तो फिर कोई आवश्यकताएं रहेगी नहीं। आवश्यकता विहीनता का अर्थ यही है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो, और जबकि आवश्यकता अगर नहीं होगी अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र जीवित कैसे रहेगा? आवश्यकता ही उत्पादन को जनरेट करती है। उत्पादन होता क्यों है? क्यों उत्पादन किया जाता है एक अर्थव्यवस्था में? क्योंकि हम वस्तुओं की मांग करते हैं। आवश्यकता अगर नहीं होगी तो वस्तुओं की क्या नहीं होगी? मांग नहीं होगी। वस्तुओं की मांग नहीं होगी तो कौन उत्पादन करेगा? भाई, आप विभिन्न वस्तुओं की मांग करते हो, आप अर्थशास्त्र की पुस्तक की मांग करते हो, तभी तो अर्थशास्त्र की पुस्तक छपती है। आप पेन की मांग करते हो तभी तो पेन का उत्पादन होता है। तो आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हो, आपकी यही मांग उत्पादन को जनरेट करती है। तो ये थोड़ा विचित्र हो जाता है कि मनुष्य को आवश्यकता विहीनता की स्थिति में ले जाना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मनुष्य को आवश्यकता विहीनता के अंतर्गत ले जाता है, जबकि ये थोड़ा विचित्र बन जाता है क्योंकि आवश्यकता विहीनता में जाना मीन्स आप मांग का खत्म हो जाना, और मांग नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने विकास के आधार पर यानी अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। सीमितता प्रदान जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा ले सकते हैं इसके अंतर्गत। जॉन रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में ये सीधे तौर पर आवश्यकताएं क्या हैं,
आवश्यकताएं हमारी अनंत है, ये कभी ना पूरी होती है। यानी अगर मैं तुम्हें लिस्ट बनाने को कहूँ कि आप एक बार अपनी आवश्यकताओं को लिख लीजिए, वो केवल एक ही बार आपको मिलने वाली है। अगर कोई छूट गई आवश्यकता तो वो भविष्य में कभी नहीं मिलेगी। तो आप पेपर और कागज कम पड़ जाएगा, इतनी आप आवश्यकताएं अपनी लिखते जाओगे। यानी आप लिस्ट बनाओगे ना तो इतनी लंबी हो जाएगी कि उसका कभी पार नहीं है। तो आवश्यकताएं हमारी अनंत है। एक आवश्यकता हमारी अगर पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जग जाती है, और जब दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। लेकिन देखो आवश्यकताएं कैसी है, आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन साधन क्या है, साधन क्या है, इसको मैं यहां ले लेता हूं। आवश्यकताओं की प्रकृति कैसी है, आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, लेकिन लेकिन साधन क्या है, साधन सीमित है। आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। इन अनंत आवश्यकताओं को सीमित साधनों से कैसे पूरा करें, ये एक प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो समस्या का जन्म हो जाता है। तो अर्थशास्त्र में अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का कैसे प्रयोग करें, ये एक मुख्य समस्या बन जाती है। ये समस्या है, इस समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र में किस समस्या का अध्ययन किया जाता है, चयन की। हमें चयन करना पड़ता है, तो चयन की समस्या मनुष्य के सामने आती है। यानी हमें अपनी किन आवश्यकताओं को पहले पूरा करना। मोबाइल का जो टावर होता है ना, नेटवर्क आपके मोबाइल में आता है, पहले सिग्नल बहुत बड़ा होता है, फिर दूसरा उससे छोटा, फिर तीसरा उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इस तरीके का सिग्नल आपके नेटवर्क का सिग्नल मोबाइल में दिखता है। तो ये जो सबसे लंबी लाइन है, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत की वस्तु है। फिर सेकंड जरूरत, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये वस्तु हमारे लिए सबसे लास्ट में है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें उतनी नहीं है जितनी इस पहली इकाई की है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, और जितनी हमारी आय में वो आती है हम उनको ले लेते हैं, और उससे बाहर की आवश्यकताएं हमेशा ऐसे ही पड़ी रह जाती है। अगर मैं कहूँ मुझे मुझे बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, अब सारी आवश्यकताओं को तो मैं पूरा कर नहीं सकता, तो हमें केवल उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, हम केवल उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं जितने हमारे पास साधन होते हैं। तो साधन सीमित हैं। अगर साधन असीमित होते, साधन का मतलब क्या है, एक तरीके से आप ले सकते हो धन। हर एक व्यक्ति की इनकम एक लिमिट में ही है। इनकम अनंत होती तो फिर हमारी समस्या होती ही नहीं, फिर हमें चयन की क्या प्रॉब्लम, कोई चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। हम आराम से सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते, हमारे जो वस्तु हमें चाहिए हम उसको प्राप्त कर लेते, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं। तो सीमित साधनों से इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, यही तो समस्या है। तो इस समस्या के लिए हम क्या करते हैं, हम चयन करते हैं, हम चुनते हैं, हम ऐसी वस्तुओं को चुनते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो प्राथमिकता क्रम में हम सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु को पहले रखते हैं। इस प्रकार लाइन बना देते हैं वस्तुओं की, डॉट 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 डॉट। ये अनंत आवश्यकताएं खूब सारी है, तो खूब सारी आवश्यकताएं ये स्क्रीन से भी बाहर निकल गई है, ठीक है। तो हमारी आय का दायरा है इतना, ये हमारी आय है, तो हम इतनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, बाकी हमारी अतृप्त आवश्यकताएं वैसे ही पड़ी रहेगी। तो इस तरीके से आवश्यकताओं की अनंत होने और साधन के सीमित होने की समस्या के कारण समस्या का जन्म होता है। और ये समस्या जॉन रॉबिन्सन ने चेन की समस्या कहा है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, अर्थशास्त्र को चेन का शास्त्र कहा है। जॉन रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को चेन का शास्त्र कहा है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, सॉरी सबसे पहले सीमितता प्रदान हो गया, विकास प्रदान, कल्याण प्रदान। देखो धन प्रदान तो मैंने कहा है कि अर्थशास्त्र को, जो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा है। इनकी परिभाषा सीधी सी सिंपल सी है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन का विज्ञान कहा है। कल्याण, इसके बाद कल्याण प्रदान परिभाषाएं आई, यानी आर्थिक क्रियाएं और उनके परिणाम स्वरूप जो है मानव कल्याण, और उसको लेकर जो है कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया। तो उनका वर्गीकरण हम कल्याण प्रदान परिभाषाओं के अंतर्गत देखेंगे। तो इन्हीं को हम विस्तृत रूप से थोड़ा देखने वाले हैं। तो अर्थशास्त्री जो पहले अर्थशास्त्री थे वो एडम स्मिथ थे। उन्होंने 1776 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। फिर इसके बाद मार्शल, देखो मार्शल
1890 में इन्होंने अपनी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बनाया। देखो धन का विज्ञान केवल अर्थशास्त्र को धन तक सीमित मानना गलत है। इसके बाद के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ा। उसके बाद देखो रॉबिन्स की परिभाषा थोड़ी अर्थशास्त्र की बेहतर परिभाषाओं में मानी गई, क्योंकि पहली दो परिभाषाओं में अपने दोस्त थे। उन्होंने पहली परिभाषा तो केवल धन तक ही अर्थशास्त्र को सीमित कर रही थी, दूसरी परिभाषा में केवल कल्याण ही शामिल हुआ, लेकिन कल्याण से भी बाहर का दायरा है अर्थशास्त्र का, तो वो अछूता ही रहा। तो इस कारण जो है बाद के विचारकों में लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने 1932 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इनकी पुस्तक हुई थी ये एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में इन्होंने दुर्लभता का सिद्धांत दिया था। साधनों की प्रकृति क्या है, साधन क्या है, दुर्लभ है, आसानी से हर एक को उपलब्ध नहीं होते। इस संबंध में उनका मत था कि मानवीय आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, उनको पूरा करने के साधन सीमित है। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, ये समस्या है, यही तो प्रॉब्लम है। इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे, इसे हम आर्थिक समस्या कहेंगे। आर्थिक समस्या का जन्म हो गया। तो आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार हम सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें, ये चीज बताने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया, रॉबिन्स ने यही कहा। इसके बाद देखो आधुनिक अर्थशास्त्र में सैमुअलसन है, इन्होंने विकास का शास्त्र कहा है। आपको ध्यान रखना है किन अर्थशास्त्रियों या किन अर्थशास्त्रियों के समूह ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के शास्त्र के रूप में परिभाषित किया, मार्शल ने अर्थशास्त्र को विकास के रूप में परिभाषित किया, जॉन रॉबिन्सन या लॉर्ड रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन के शास्त्र के रूप में परिभाषित किया, सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास के शास्त्र के रूप में परिभाषित किया। उसी प्रकार कपिल आर्य, इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों के रूप में परिभाषित किया। तो जितने अर्थशास्त्री कभी एक मत नहीं है, जितने अर्थशास्त्री हैं उतनी ही उनकी परिभाषाएं हैं। तो प्रत्येक अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को अपने अपने रूप में परिभाषित किया। अगर हम इन सब परिभाषाओं का निचोड़ निकालें, इनका सरल अर्थ हम देने की कोशिश करें, इन सभी परिभाषाओं को समग्र कर शामिल कर हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उसके समाधान की कला है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। साथ ही साथ क्या है, अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा सीमितता के कारण, यानी रॉबिन्स की परिभाषा का भी इसमें फुट आ गया, समाधान और उपाय भी इसमें शामिल हो गए समस्याओं से रिलेटिव। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र को एक सरल अर्थों में इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की कला है। तो इसके आधार पर हम अर्थशास्त्र को कुछ पॉइंट्स में रख सकते हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र क्या है, एक शाखा है। जिस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान है उसी की एक शाखा के रूप में हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञानों में इतिहास है, समाजशास्त्र है, भूगोल को पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र भी क्या है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। दूसरा बिंदु आता है अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार, उनके आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, इतिहास में हम भूतकाल का अध्ययन करते हैं, भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण, भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी और उनकी गति और उनसे पृथ्वी पर जो भी है, उन पृथ्वी से जुड़े जो भी भाग हैं उनका अध्ययन हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन उसके अंतर्गत करते हैं। राजनीति शास्त्र में हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अब देखो आर्थिक व्यवहार क्या होते हैं, अब बात यहाँ पे आती है तो इसको मैं और अलग से स्पष्ट करता हूँ। आर्थिक व्यवहार
किसे कहते हैं? देखो, आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक व्यवहार, और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं। आपकी माताजी आपके लिए चाय बनाती है और रोज मॉर्निंग को आपको चाय देती है। आपकी माताजी आपके कपड़े धोती है, आपके लिए कपड़े धोना होता है उनके उनके द्वारा। वो आपके लिए भोजन पकाती है, आपके कुछ कार्य भी कर लेती है। भोजन पकाना वो आपकी माताजी करती है, आपके लिए चाय बनाती है, कपड़े धोती है, भोजन पकाती है। क्या ये आर्थिक क्रियाएं हैं? नहीं है ना, ये आर्थिक क्रियाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी माताजी इसके लिए कोई पैसे धन लेती हैं क्या? आपकी माताजी ये लेती हैं क्या? नहीं लेती है ना। आपकी माताजी आपके इन कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं करती, न ही कोई मजदूरी लेती है, न ही कोई धन लेती है। तो ये क्या है? ये तो गैर आर्थिक क्रिया हुई। तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में वे सारी क्रियाएं आएगी जिनके बदले में क्या लिया जाए? धन लिया जाए। तो आर्थिक क्रियाओं को आप समझ चुके हैं, गैर आर्थिक क्रियाओं को आप समझ चुके हैं। आर्थिक क्रियाओं में एक उदाहरण बता दूं आर्थिक क्रिया का, जैसे नौकरानी है। अगर यही काम सब नौकरानी करती है तो ये आर्थिक क्रिया बन जाएगी, और अगर ये काम आपकी माताजी करती है तो ये गैर आर्थिक क्रिया बन जाएगी। तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है ना, अर्थशास्त्र का सीधा सा संबंध आर्थिक क्रियाओं से। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब आर्थिक क्रियाओं को हम अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, अर्थशास्त्र में हम उसको शामिल करते हैं। तो अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार के पक्ष का अध्ययन करता है, ये हमने देखा। फिर अर्थशास्त्र सीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव के द्वारा हल निकालने से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे साधन तो नहीं है, साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों के बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग है। मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये मजदूर काम करता है। ये मजदूर अभी यहाँ माला बनाता है इस फैक्ट्री में, यही मजदूर जूता भी बना सकता है, ये मजदूर और कोई आर्थिक क्रिया कर सकता है। तो आर्थिक क्रियाएं कुछ भी हो सकती है इसके द्वारा। तो जूता बनाने की फैक्ट्री में काम कर सकता है, ये माला बनाने की फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो इसके बहुत सारे क्या है? वैकल्पिक उपयोग है। तो साधन के बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग है। एक साधन किस वैकल्पिक उपयोग में जाएगा ये उस साधन की कीमत या उसकी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर वो साधन माला बनाने की फैक्ट्री उसको ज़्यादा इनकम देती है, ज़्यादा मजदूरी देती है, तो वो वहाँ चला जाएगा। जूता बनाने के वनिस्पत वो माला बनाने में जाएगा, और अगर उसको और कहीं और ज़्यादा मिलता है तो वो वहाँ चला जाएगा। तो साधन का विभिन्न वैकल्पिक उपयोग है। अब वो किस में जाएगा ये उसके आय पर निर्भर करता है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे रिवीजन करें। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेज होगी उन ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी जो भी समस्याएं होगी हम उनको रखेंगे। तो ये वीडियो आप अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार रिवाइज करें, और आगे आने वाली जो लाइव क्लास है उस क्लास में हम इससे रिलेटिव वापस जो है रिवीजन को लेंगे। कल के वीडियो में हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र को लेने वाले हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।